देखो प्लेज का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना। प्लेज का मतलब हाइपोथिकेशन या सिक्योरिटी में रखना। तो किसी के पास हम कोई सामान गिरवी रख के जब लोन लेते हैं, जैसे बैंक के पास अपना सोना गिरवी रख के हम बैंक से लोन ले लिए, दैट इज नोन एज प्लेज। प्लेज भी एक टाइप का बेलमेंट ही हो गया। कैसे? हम आपको अपना सामान दिए हैं। बेलमेंट क्या होता है? हम आपको अपना सामान दिए हैं कुछ टाइम के लिए कहीं पहुंचाने या फिर किसी को देने, और नहीं तो अगर नहीं हो पाया लास्ट में मेरे को वापस कर दो। तो ये भी तो वही है, हम आपको अपना सामान दिया, आपसे लोन लिए, अगर हम लोन नहीं दे पाए तो आप रख लेना। लोन वापस नहीं दे पाए तो, और लोन अगर हम वापस चुका दिए तो मेरा सोना मेरे को वापस दे दे। तो इसको बोलते हैं प्लेज। ये भी एक टाइप का बेलमेंट ही है। देखो यहाँ पे इसीलिए डेफिनेशन क्या बोला? डेफिनेशन बोला बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेब्ट। हम किसी उधार के लिए एज ए सिक्योरिटी को गुड्स किसी को दे रहे हैं। और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। या फिर हम कोई प्रॉमिस का परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, मतलब हम आपका पेमेंट नहीं कर पा रहे, इसलिए आप रखो। तो प्लेज में कौन दो पार्टी हुआ? पॉनर और पॉनी। जो बेलर इज केस ऑफ बेलमेंट, उसको पॉनर बोलते हैं, और बेली को बोलते हैं पॉनी। जो गिरवी रखा है वो हुआ पॉनर या बेलर, और जो गिरवी जिसके पास रखा है, मतलब वो बैंक या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसको बोलेंगे पॉनी। तो जब प्लेज ऑफ अ बेलमेंट ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी पे, अच्छा यहाँ पर ये चैप्टर केवल मूवेबल प्रॉपर्टी का बात करें, इमूवेबल का नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे पॉनी का क्या क्या राइट होगा? मतलब जिसके पास गिरवी रखा जा रहा है, वो बैंक या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसका क्या क्या राइट होगा? पॉनी में रिटेन द गुड्स नॉट ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ द डेब्ट बट ऑल्सो फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस बट फॉर इंटरेस्ट। अगर हम आपका मेन लोन नहीं चुका पाए तो आप मेरा एसेट रख लोगे ना? हाँ। अगर हम आपका ब्याज नहीं चुका पाए तो हाँ फिर भी रख लो। या फिर कोई नेसेसरी एक्सपेंसेस था वो नहीं चुका पा रहे तो वो भी रख लेंगे। मतलब सीधा बात यही है, सर आपका कुछ भी पैसा मिलना बाकी रहा तो जो चीज़ आप गिरवी रखी हो वो बैंक रख लेगा। Pawnee is entitled to receive from the pawnee extraordinary expense incurred by him for the preservation of the goods of pledge। और वो गुड्स अपने पास रखने में भी आपका कुछ खर्चा हो रहा है ना अगर, तो वो भी आप मेरे से रिकवर कर सकते। मान लो हम आपके पास कोई मशीन गिरवी रखा और वो बाद में मशीन में कुछ डिफेक्ट्स आ गए जो आपको तुरंत ठीक करवाने पड़े, वरना वो मशीन पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा मशीन हम गिरवी रखे थे लोन के लिए, लोन चुका देंगे, मशीन वापस मेरा हो जाएगा। बट यहाँ बेटा जी मशीन के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा करना पड़ेगा, तो वो भी आप मेरे से रिकवर करो। इफ द पॉनर मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टिपुलेटेड टाइम। अच्छा आप ये कब तक रखने का गिरवी रखोगे? स्टिपुलेटेड टाइम तक। उस टाइम तक आप उसको बेच नहीं सकते। उस टाइम तक अगर आपका पैसा नहीं चुका पाए तो लोन 5 साल बाद चुकाने का बात था, आप 5 साल तक एसेट को बेच नहीं सकते, उसको आपको रख के रखना पड़ेगा, है ना? हम 5 साल बाद भी आपका पैसा नहीं चुका पाए तो पहले आप क्या करोगे? इन्फॉर्म करेंगे कि पैसा मांगोगे, इन्फॉर्म करोगे, ठीक है। और उसके बाद एक हम लोग टाइम पीरियड दे सकते हैं अगर चाहते हैं, वो ठीक है, हम वो सब का बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद बेच देंगे। हाँ नहीं बेटा या फिर रख लेंगे। आप बीच में एक चीज बोलना भूल गए, आप उसको कोर्ट केस करोगे पहले। आप बिना केस फाइल किए मत बेच देना, उल्टा आप पे केस हो जाएगा एज अ बैंक, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता है बेटा कि हम पैसा नहीं चुका पाए और आप बेच दिए। ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना, ये गिरवी रखते समय बोला जरूर जाता है कि आप पैसा नहीं दोगे तो हम जब्त कर लेंगे, बेच देंगे, बट उतना आसान नहीं है बेच देना और जब्त कर देना, ठीक है ना? तो आपको पहले कोर्ट केस करना पड़ेगा।
तो उस केस को लड़ने का अगर पैसा लगा तो वो भी आप मेरे से रिकवर करो। बात क्लियर है? क्वेश्चन था, हाँ? गोल्ड की दुकान में अगर हम लोग गोल्ड गिरवी रखते हैं सोचिए, तो फिर ब्याज या फिर पैसा नहीं दे पाए, रिटर्न नहीं कर पाए, तो वो लोग जैसे बोल सकते हैं कि बेच देंगे, तो वो लोग भी केस करेंगे पहले। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे डायरेक्ट बेच दिया ना, केस हो जाएगा उल्टा उसके ऊपर। कल को अगर वो बेच दे और हम बोले मेरे पास तो पैसा था, हम देने गए थे और ये ले नहीं रहा था, उसका एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे क्या पहले, मतलब जब एग्रीमेंट सब बन गया। मान लिए एक बात सोचो, चलो एक एग्जांपल देखो अंकिता, मेरा एक ज्वेलरी शोरूम है, जी आप गोल्ड गिरवी रख के पैसा लोन ले गए, हाँ बोले तो 2 साल में चुका देंगे, 2 साल में नहीं दे पाए, 2 साल पूरा हो गया, हम आपको नोटिस भेजे, आप नहीं दिए, फिर भी हम आपका एसेट बेच दिया, ठीक है। अब आप कोर्ट पहुंच गए, बोले कि ज्वेलर को तो हम पैसा देने गए थे, नीरज को तो हम पैसा देने गए थे, नीरज से भी बदमाशी की और लेने से मना कर दिया, मेरा एसेट बेच दिया। अब हम क्या साबित करें? ठीक है ना? तो कोर्ट केस किए बिना मत बेच देना, और ये कोर्ट केस का कोई भी खर्चा लगेगा वो भी तुम पार्टी से रिकवर करो, ठीक है। तुम्हारा गुड्स क्या तुम्हारा एजेंट गिरवी रख सकता है? बोला हाँ, जो मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है? मर्केंटाइल एजेंट उसको बोलते हैं बेटा जो तुम्हारा सब कुछ संभालता है। तो वो भी अगर तुम्हारा सब कुछ संभाल रहा है, वो भी तुम्हारा कोई डॉक्यूमेंट कहीं गिरवी रखा है, उसको तुम ही ना परमिशन दी हो, तो वो भी वैलिड होगा। बाद में तुम ये नहीं बोल सकते मेरा एजेंट गिरवी रखा, तुम क्यों गिरवी ले ली, तुमको कौन बोला था गिरवी लेने? तुम बोलोगे तुमको कौन बोला था, उसको अपना एजेंट अपॉइंट करना, वो भी मर्केंटाइल एजेंट, मतलब वो मेरा सब कुछ संभाल रहा है। तो अगर वो गुड फेथ में रख रहा है तो वो रख सकता है, ठीक है। अगर वॉइडेबल एग्रीमेंट है और वहां गिरवी का केस है तो क्या होगा? तब डिपेंड करता है, वो उसका मर्जी होगा। अगर आप मेरे माथा पे बंदूक रख के प्रॉपर्टी अपने पास ले ली और वही प्रॉपर्टी आप गिरवी रख के लोन ले लिए, अब नीरज का प्रॉपर्टी था, अंकिता नीरज के सर पे बंदूक रखी और लोन ले ली, बंदूक रख के प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और उस प्रॉपर्टी को पवित्र को गिरवी दे के लोन ले ली, तब नीरज केस करेगा ना। नीरज अंकिता पे केस किया और जीत गया, इसीलिए तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि नीरज के फेवर में कोर्ट दिया, तुम अपना प्रॉपर्टी वापस ले सकते हो। अब ये पवित्रों का यहाँ पे क्या हो? पवित्र को नहीं मिलेगा, तब पवित्र नीरज से डील करेगा। अगर पवित्र अगर गुड फेथ में लिया, नहीं, पवित्र अगर गुड फेथ में लिया है तो प्रॉपर्टी जब तक वो नहीं देगा जब तक उसका लोन नहीं चुकाएगा, ठीक है। अगर गुड फेथ में लिया है, हो गया। हाँ, पवित्र अगर जानते बूझते लिया कि ये सब घपला है फिर भी ले लिया, तब पवित्रों का मिस्टेक है। लेकिन पवित्र जानते बूझते नहीं लिया तो फिर ये पवित्र गुड फेथ में रहेगा और पवित्र को डिफेक्टिव टाइटल से बट टाइटल मिल जाएगा। बात क्लियर? मतलब लोन हाँ एक के देने की जगह हम लोग पी को देंगे। हाँ बिल्कुल। Apportionment of relief, बोला provided whether it is obtained by way of relief or compensation in any such suit sale in between the bearer and the bearee, the deal will according to the respective interest। अगर मान लो तुम मेरा पूरा प्रॉपर्टी ले लिए, ठीक है, मान लो प्रॉपर्टी 20 लाख का था, हम तुमसे लोन लिए थे 15 लाख, अब तुम वो प्रॉपर्टी बेच दोगे ना कोर्ट में नोटिस करके, अब वो प्रॉपर्टी तुम बेचे 19 लाख में, तो तुम कितना रुपये रखोगे? पूरा 19 की सिर्फ अपना 15 प्लस इंटरेस्ट। अगर प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो गया तो मैं पूरा ही रख लूंगी? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आपका जितना लोन और ब्याज बनता है ना, लोन ब्याज और खर्चा, आप केवल उतना ही रिकवरी कर पाओगे, बाकी पैसा नहीं। समझे बात को? वापस देना पड़ेगा। हाँ, अरे बेटा जी, कल को अगर हम मान लो 20 लाख का लोन के लिए 50 लाख का घर गिरवी रख दिए, मेरे पास और कुछ नहीं था गिरवी रखने के लिए, और घर को तो तोड़ के गिरवी नहीं रख सकते, तो 50 लाख का हम पूरा फ्लैट गिरवी रख दिए,
अब मान लो हम ये लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो तुम क्या मेरा पूरा 50 लाख का फ्लैट हड़प कर जाओगे 20 लाख का लोन के बदले में? सही नहीं हाँ, लगता ये है कि नहीं कर नहीं सकते बिल्कुल हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसीलिए ना बोले बीच में कोर्ट को लाना पड़ेगा। कोर्ट क्या बोलेगा, तुम 20 लाख प्लस तुम्हारा एक्सपेंस प्लस तुम्हारा ब्याज काट लो। तुम बोले सब कुछ जोड़ के 24 लाख हो रहा है, बोले ठीक है 24 लाख काटो और 26 लाख में उसको अंडर कर दो। ठीक है। हाँ नेक्स्ट टॉपिक आता है एजेंसी। एजेंसी का मतलब हम अपना किसी को एजेंट अपॉइंट कर रहे हैं। हाँ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर पर्सन इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन। मेरा और पवित्रों का डील में आप डील करवा रहे हो, आप मेरे एजेंसी हो गए एक तरीके से। ठीक है ना, जी सर। इसी को एजेंसी बोलते हैं। तो जिसका वो सामान है या जिसके लिए एजेंट बनाया जा रहा है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। यानी यहाँ पे मिस्टर ए प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है। जी सर। Provisions regarding to agent. A person may become an agent if he has the age of majority. एजेंट बनने के लिए पहला रूल क्या है, 18 साल के ऊपर होना पड़ेगा, साउंड माइंड होना पड़ेगा। एजेंसी बनने के लिए कोई कंसिडरेशन कंपलसरी नहीं है। तुम एजेंट बनने के लिए पैसा दे भी सकते हो, बिना पैसा दिए भी एजेंट बन सकते हो। पढ़े थे ना कंसिडरेशन के एक्सेप्शन में। हाँ सर। द ऑथोरिटी ऑफ एन एजेंट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एजेंट को कितना पावर होगा, ये या तो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है। प्रोवाइडेड व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट हिज अथॉरिटी, एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर परफॉर्म टू एक्ट व्हिच इज एक्सप्रेसली इम्प्लाइड। अगर हम एजेंट को ये पावर नहीं दिए हैं कि वो एक और सब एजेंट अपॉइंट कर ले, तो वो नहीं कर पाएगा। अगर हम उसको पावर दिए हैं कि तुम अपने अंडर में भी एक आदमी रख लो सब एजेंट, तो फिर वो रख सकता है। अगर बिना मेरे अथॉरिटी के वो सब एजेंट को रखता है तो, और वो सब एजेंट को डील कराता है, तो हम लाइबल नहीं हो। वो वैलिड नहीं होता। हाँ, यहाँ पे वही चीज बताया सब एजेंट के बारे में। क्या बोला, पर्सन एम्प्लॉयड बाय एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट। ओरिजिनल एजेंट के अंदर में जाके वो एक्टिंग करे, मतलब वो उसका सब एजेंट बन गया। अगर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है तो फिर प्रिंसिपल उस सब एजेंट के एक्ट के लिए भी बाउंड हो जाएगा। मतलब मेरे परमिशन से आप सब एजेंट अपॉइंट किए हो, अब वो सब एजेंट कोई भी कांड करके आए उसके लिए हम भी लाइबल हो। लेकिन अगर एजेंट सब एजेंट अपॉइंट किया अपने अंडर में विदाउट द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल, मतलब बिल्कुल ही रॉन्ग है, फ्रॉड के लिए किया है, तो फिर एक प्रिंसिपल उसके लिए लाइबल नहीं होगा। ठीक है। एजेंट का मेन ड्यूटी क्या होगा, वो हमेशा कोई भी फैसला लेगा ऑर्डिनरी प्रूडेंस में, मतलब नॉर्मल लाइफ में, तो हमेशा ये ध्यान रख के लेगा कि उसके प्रिंसिपल का इंटरेस्ट किस चीज़ में, प्रिंसिपल का किस चीज़ में फ़ायदा है, उसी हिसाब से वो डिसीजन लेगा, ये उसका ड्यूटी बनता है। ठीक है। रेटिफिकेशन, कोई एजेंट अगर कोई काम कर आया विदाउट मेरे परमिशन के और बाद में हम उसको बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो हम ओके कर देते हैं, क्या वो अलाउड होगा? हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल होगा बिना परमिशन। हाँ, अगर वो बिना मेरे परमिशन के कर आया डील, हाँ। अब आगे हमको बोल रहे हैं ऐसा ऐसा एक डील है, अगर आप करोगे तो आपका फायदा होगा, तो बिना मेरे परमिशन के मेरा माल बेचने का बात कराया वो एक जगह, अब आगे हमको बता रहे हैं और उसको रेटिफाई कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते, हम उसको एग्री अगर करना चाहें तो कर सकते। ठीक बात। रेटिफिकेशन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों ही हो सकता है। या तो हम हाँ बोल दिए ठीक है चलो तुम जो डील करके आए वो कर लेंगे पूरा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, या मान लो हम माल ही भेज दिया एजेंट के पास, तो यानी इम्प्लाइड है, मान ही लिया उसका बात, मतलब ठीक है। लेकिन वो रेटिफिकेशन वैलिड नहीं होगा, मान लो वो हमको सारा बात नहीं बताया और बाद में कुछ डिफेक्टिव बात निकला, तब फिर वो रेटिफिकेशन वैलिड नहीं होगा। ठीक बात ना, मेरे को सारा बात नहीं बताया
मेरा माल जिस पार्टी को बेच के आया है, मेरे को ये नहीं बताया कि वो एक पार्टी को डिस्काउंट का भी बात करके आए। मेरे को आके बोला एक पार्टी है, हम आपका माल का बात कर रहे हैं, बट आप तो हमको पहले परमिशन नहीं दिए थे कि आप देते हैं, हम बोला ठीक है भेज दो, मेरा फायदा ही हो रहा है, बट तुम हमको ये नहीं बताया कि वहाँ पे डिस्काउंट का भी बात करके आए। और ये बाद में डील होते हुए पता चल रहा है, तब वो रेक्टिफिकेशन वैलिड नहीं हो। A person ratifying any unauthorized act done on his behalf ratifies the whole of the transaction with सब पार्ट फॉर्म। एक बात ध्यान रख लो, यहाँ पे ये नहीं होगा कि हम एक पार्ट मान लें और एक पार्ट को बिना रेक्टिफाई के मान लें। अगर हम रेटिफाई कर रहे हैं तो पूरा का पूरा पार्ट रेटिफाई होगा। मान लो हम बोल रहे हैं 1000 गुड्स का तुम डील करके आए हो ना, हम बोल रहे हैं 800 तो दे देगा, 200 नहीं देगा, नहीं हो पाएगा। या तो पूरा रेटिफाई होगा या पूरा ही नॉट रेटिफाइड होगा। ठीक है, या फिर से जैसे डिस्काउंट है वो अगर मना कर दिया कि डिस्काउंट नहीं देंगे तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। हाँ वो तो पूरा ही कैंसिल होगा। ठीक है, अगला टॉपिक यही बोला, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। एक एजेंसी कब कब ओवर मान लिया जाएगा। हम तुम्हारे को ये अथॉरिटी जो दिया था मेरा एजेंट बनने का, मेरा माल बेचने का मेरे भी आप में, अगर हम खुद ही रिवोक कर लें उस अथॉरिटी को, एजेंसी खत्म। ठीक है, एजेंट खुद ही छोड़ दिया तो भी एजेंसी खत्म। मतलब हम तुमको एजेंसी के पोस्ट से हटा दिए तो भी एजेंसी खत्म, और तुम खुद एजेंसी का पोस्ट छोड़ दिए तो भी एजेंसी खत्म। या तुम मतलब तुम एजेंट बनने का बिजनेस बंद कर दिए तो भी एजेंसी खत्म। या जिस चीज के लिए हम तुमको एजेंट रखा था वो डील कंप्लीट, और हम तुमको नहीं बोला था तुम मेरा हर गुड्स में एजेंट बनेगा। तुम एक बड़ा ऑर्डर लेके आए, हमने ठीक है करवा दो, तुम जाके पार्टी से बात किया, ऑर्डर करवा दिया, वो काम खत्म, एजेंसी भी खत्म। अब अगले ऑर्डर में तुम मेरे एजेंट हो या नहीं, दोबारा डिसाइड करना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है, हम बोलते थे परमानेंट एजेंट हो तुम मेरे, तब अलग बात होती। यहाँ पर भी एजेंसी खत्म हो जाएगा, ये पढ़ रहे। और क्या बोला, अनसाउंड माइंड हो जाए एजेंट तो भी एजेंसी खत्म, या प्रिंसिपल अनसाउंड माइंड हो जाए या एजेंट तो भी एजेंसी, या प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाए या एजेंट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए तो भी एजेंसी खत्म। तो एजेंट के इंसॉल्वेंसी से उसमें क्या फर्क पड़ेगा? बेटा जी, एक एजेंट इंसॉल्वेंट हो गया है, कल को वो पार्टी को माल डील करके आ गया। देखो इंसॉल्वेंट एक आदमी के साथ कोर्ट एक बार डील करने से मना करता है बेटा, क्योंकि वो लोगों का पैसा चुका नहीं पाया, तुम्हारा पैसा भी उसके पास अटक गया तो दिक्कत हो जाएगी। वो तो खुद इंसॉल्वेंट है, वो तो पैसा नहीं देगा। अरे वो देगा नहीं, बट मान लो जिस पार्टी का वो माल बिकवा रहा है, सामने वाला पार्टी से पेमेंट उठा लिया और आपको लाके नहीं दिया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे उसको। आप इंसॉल्वेंट आदमी के अगेंस्ट केस भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट बोला रिवोकेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। हम एक एजेंट को अगर अपना एजेंट बनाए तो हमको उसको प्रायर नोटिस दे के बोलना पड़ेगा कि अब हम उसका एजेंसी हटा रहे हैं। मान लो लेकिन जब हम उसको एजेंसी से हटाने के बाद किया तब तक वो पार्टी से डील करके आ गया, तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट तब पूरा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पे हाँ वही बात बोला यहाँ पे कि वो एजेंट था तब वो डील करके आया ना, तो वो डील तो अब कंप्लीट करना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते हम आज से उसको एजेंसी से हटा दिए अब हम माल नहीं देंगे। एजेंट का ड्यूटी क्या होता है, ये आप ऊपर पढ़ चुके हो कि वो हमेशा अपने प्रिंसिपल के फायदे को देख के डिसीजन लेगा या उसका लॉस को कम करने के लिए डिसीजन लेगा। कि मान लो एक एजेंट, मेरे को एजेंट को एक बात पता चल गया था, एक एग्जांपल देते हैं। एजेंट को एक बात पता चल गया था कि जिस पार्टी का, जिस गुड्स का हम डीलर है ना, वो गुड्स में गवर्नमेंट भयानक टैक्स बढ़ाने वाला है और गुड्स का डिमांड बुरी तरीके से गिरेगा। वो एक पार्टी से तुरंत डील करके आ गया थोड़ा कम दाम में, ताकि मेरे को भयानक लॉस से बचा सके। मतलब थोड़ा लॉस लगेगा बट भयानक लॉस से बचा सके। 40 लाख का गुड्स था, वो उसका 38 लाख में डील करके आ गया, क्योंकि उसको पता है जब टैक्स बढ़ेगा तो ये 40 लाख का गुड्स का कॉस्टिंग ये हो जाएगा 55 लाख और ये बिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो मेरे को उस लॉस से बचाने के लिए थोड़ा सा लॉस का डील करके आ गया। क्या उसका ये एक्ट वैलिड होगा विदाउट माई परमिशन? अगर
और उसके बाद अगर वो मान लिया तो हाँ नहीं, रेक्टिफिकेशन का बात ही नहीं हो रहा है। क्या ये एजेंट का एक्ट को गलत माने कि एजेंट का एक्ट ठीक है? ये ठीक है क्योंकि वो उसके बेनिफिट के लिए हाँ, किया वो है। उसको लॉस बचाने के लिए या बेनिफिट करने के लिए कर रहा है तो ठीक है। मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स में वो गुड फेथ में काम कर रहा है, ठीक है ना। अगर कोई एजेंट मिसकंडक्ट करे विदाउट प्रिंसिपल्स परमिशन तो फिर वो वैलिड नहीं माना जाएगा, नॉट एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन, फिर उसको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। एजेंट अगर मान लो एजेंट का पैसा नहीं दे रहा है, हम एजेंट से काम करवा लिया बेटा, बट हम एजेंट को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अब एजेंट को क्या राइट है? वो मेरा प्रॉपर्टी को, एसेट्स को, मूवेबल प्रॉपर्टी को, डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रोक के रख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, रिटेन द गुड्स या रिटेन द अदर प्रॉपर्टी या रिटेन एनी मूवेबल डॉक्यूमेंट्स, वो सबको सीज करके रख सकता है जब तक उसका पैसा नहीं मिले, ठीक है। एजेंट अगर मेरे ब्याह में कोई भी डील करके आया, प्रिंसिपल का वही ऑब्लिगेशन हो, वो ये नहीं बोल सकता बाद में कि हम क्या करें, तो एजेंट बात करके आए, ठीक है। फिर यहाँ पे एक उल्टा टॉपिक बोला, नॉन लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल टू एजेंट। कब कब प्रिंसिपल एजेंट के लिए लायबल नहीं होगा? अगर एजेंट कोई क्रिमिनल एक्ट कर रहे तब प्रिंसिपल उसके लिए लायबल नहीं होगा। एजेंसी विद द थर्ड पर्सन, मान लो एजेंट जिस पार्टी से बात करके आ रहे हैं वो मेरे ब्याह में बात ही नहीं करके आ रहे, वो अपना ही गुड्स बता के डील करके आ रहे, बात समझे? हाँ समझ तो यहाँ पर क्या होगा? ये एक्ट वैलिड नहीं होगा। फिर बोला एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। क्या तो एजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है प्रिंसिपल के बिहाफ में? अगर उसके पास परमिशन हुआ तो करवा सकता हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पे बोला, ठीक है। यानी वो अच्छा, कोई अगर अपने आप को मेरा एजेंट प्रिटेंड कर रहा है, वो मेरा एजेंट है नहीं बट वो एजेंट प्रिटेंड कर रहा है, अब क्या होगा? उसका एक्ट वैलिड होगा? अगर वो गुड फेथ में कर रहा है तो वैलिड होगा। नहीं 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 नहीं, हम मेरे उसको नहीं बोला, ना 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 ना, सुनो सुनो, बेनिफिट नहीं नहीं नहीं, हम उसको एजेंट अपॉइंट ही नहीं किया कहीं पर, और वो ये जाके बोल रहा है हमको हम नीरज सर का एजेंट है। नहीं नहीं, अगर नीरज सर को ये पता चल चुका फिर भी नीरज सर डिनाई नहीं कर रहा है तो फिर हाँ मान लिया जाएगा। स्टॉपेल होता है ना, स्टॉपेल, जी जी ये वही हो गया। तो अगर वो प्रिटेंड कर रहा है एजेंट के रूप में तो वैसे तो प्रिंसिपल उसके लिए ऑथराइज लायबल नहीं होगा, लेकिन अगर वो ये कर रहा है और प्रिंसिपल को पता है पर फिर भी प्रिंसिपल चुप रह गया तो फिर वो प्रिंसिपल भी लायबल हो जाएगा। क्लियर है बात? हाँ सर ये इसमें केस स्टडी बहुत है, अच्छा खासा केस स्टडी है, करेंगे अपन। आई थिंक खत्म हो गया, हाँ ठीक है, हाँ सर चैप्टर खत्म। अब अपने को क्वेश्चन आंसर करना और अकाउंट्स का चैप्टर खत्म करना। चलो ठीक। ये चैप्टर्स के केस स्टडीज के पहले चैप्टर पूरा रीड करना पड़ेगा ना? मेरे हिसाब से तो वीडियो सुन के आ जाओ वही बेटर है। एक बार वीडियो सुन के आ जाओगे ना और फिर क्वेश्चन आंसर करोगे तो बेटर है। चैप्टर रीड करने